अस्सलाम एवरीवन। टुडे इज 12 मार्च। और 12 मार्च में हमने जो 16 फरवरी को डेटाबेस का चैप्टर शुरू किया था। इसमें डीबीएमएस के जो कॉन्सेप्ट्स थे, या डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, ये सब हमने पहले की। फिर उसके बाद हमने 8.3 पे हम डायरेक्ट आ गए थे। दैट वाज द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें एसक्यूएल से रिलेटेड तमाम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जितनी भी कमांड्स थी हमारे पास, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। एसक्यूएल के जरिए डेटाबेस और टेबल बनाना हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर डाटा मैनिपुलेशन के अंदर जितनी भी हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरीज थी वो भी हमने सारी डिस्कस कर ली थी। आज के लिए आज की क्लास में हमने 8.2 से शुरू करना था, दैट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वाला टॉपिक है जिसको आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज 12 मार्च। और इसको हम डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर थ्योरी रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर गिवन है। थोड़ी बहुत हाईलाइट आपको दे देता हूँ मैं। ये कहता है शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर हम काम करते हैं। तो उसके अंदर डाटा मैनेजमेंट, मेंटेनिंग अ डाटा डिक्शनरी, डाटा मॉडलिंग, लॉजिकल स्कीमा, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा की सिक्योरिटी, उसके अंदर उसका बैकअप बनाना। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम डीबीएमएस के अंदर बात करेंगे। तो डीबीएमएस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर के अंदर फिर किस किस तरह से कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सॉफ्टवेयर टूल्स फाउंड विद इन द डेटाबेस, कौन कौन से टूल्स मिलते हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास एक चीज आती है, डेवलपर इंटरफेस और क्यूरी प्रोसेसर। क्योंकि आप एसक्यूएल पढ़ के आ रहे हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज है। डेवलपर इंटरफेस का मतलब, हम एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स W3 स्कूल पे लिखते थे। तो डेवलपर इंटरफेस का मतलब है कि हमारे सामने कोई इंटरफेस होगा जहां पर हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी का मतलब सर्च कंडीशन। क्यूरी का मतलब सर्च कंडीशन। तो हम सर्च कंडीशन लिखेंगे और उस सर्च कंडीशन की बेस पे हमारे सामने डेटाबेस से रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो डेवलपर इंटरफेस वो एरिया होता है जहां पर हम क्यूरी लिखते हैं। एरिया वेयर वी राइट अ क्यूरी, वी राइट अ क्यूरी, वो एरिया जहां हम क्यूरी लिखते हैं। और क्यूरी प्रोसेसर होता है जो सर्च कंडीशन हम लिखते हैं, द सर्च कंडीशन वी राइट, उसकी बेसिस के ऊपर हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिजल्ट प्रोवाइड, क्यूरी प्रोसेसर क्या करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन सर्च कंडीशन। तो ये सारा काम करता है। आगे जाके देखते हैं नोट्स पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें डिस्कस करने की, और हम उसको देखेंगे। डीबीएमएस से फिर हम बात करेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स होते हैं, मैंने तो आपको वैसे डायरेक्ट ऑनलाइन करके दिखाया था, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं जिसमें एसक्यूएल आ गया, माई एसक्यूएल आ गया, ओरेकल आ गया। ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम बैठकर, जिनका इस्तेमाल करके डेटाबेस बना सकते हैं। सही है, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ कहता है कि डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज टू क्रिएट, इसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। डेटाबेस तो पीछे टेबल की सूरत में हमारे पास बनी भी होती है। तो डेटाबेस के हमारे पास फीचर्स क्या क्या होते हैं, या एक डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। नंबर वन, इट डिफाइंस अ लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा का मतलब ओवरऑल लॉजिकल डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, यानी कि तुम्हारी डेटाबेस में कितने टेबल्स होंगे, सही है, एक होंगे, एक से ज्यादा होंगे, कितनी फील्ड्स होंगी, ठीक है, और उनके दरमियान क्या क्या रिलेशनशिप होंगे और क्या क्या उनकी बाउंड्रीज होंगी, वो लॉजिकल स्कीमा में डिफाइन होता है।
तो इट शोज हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंटली ऑफ हाउ इट इज फिजिकली स्टोर्ड। तो वो फिजिकली कैसा भी स्टोर हो रहा हो, उससे हट कर जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो चीज हम देखते हैं लॉजिकल स्कीमा में। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो इट्स बेसिकली अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है ना? कि वो ये बताता है कि भाई आपकी एक तरीके की डायग्राम समझ लो। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मैं आपको शो भी करा देता हूँ कि यहाँ लॉजिकल स्कीमा से मुराद क्या है। ये चीज क्या है? ये ऐसा है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर वो बनोगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद फिर आपने क्या करना होगा? आपने डायरेक्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे नहीं बनानी होगी। आप डायरेक्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे नहीं बनाओगे। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके जरिए भी आप उसकी डायग्राम ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, या फिर आप उसको बैठ के इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म जो है बता सकते हो। यहाँ वैसे देख सकते हो कि उसने एक डेफिनेशन आपको दे दी कि भाई लॉजिकल स्कीमा क्या करता है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस दिखेगी कैसे, उसके टेबल्स कैसे होंगे, कॉलम्स क्या होंगे, डेटा टाइप्स क्या होंगे और उनके रिलेशनशिप्स क्या होंगे। एक्चुअली लॉजिकल स्कीमा इस तरह से बनता है कि ये जो आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं, तो डायग्राम से मुराद यहाँ समझ लो, अगर मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दिखाऊं यहाँ से लेके, तो ये डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स आपके सामने नजर आ रही हैं, यहाँ देख लेते हैं। आई थिंक दिस विल गिव अ बेटर पिक्चर। कि यहाँ आपसे कहता है, ये एक डायग्राम जो आपके सामने आ रही है, तो एंटिटीज हम बनाते थे, ठीक है? यहाँ देखो, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है। तो इस टेम्पलेट में आपको नजर आ रहा है सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इन्फो यूजर अकाउंट, ये एक टेबल है। सही है? फिर जो राइट साइड पे ऊपर नजर आ रहा है वो ग्रेड है। ये ग्रेड आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेड भी एक टेबल है। ये जो ऊपर इस तरह लिखा है ना ग्रेड, ग्रेड के नीचे लिखा है ग्रेड नेम, ग्रेड आईडी, ग्रेड डिटेल। ये सब चीजें आपकी हैं टेबल, और टेबल के अंदर इस्तेमाल होने वाली फील्ड्स। अब ये बात समझ रहे हो? ठीक है। फिर इसी तरह स्कोर, स्कोर एक टेबल है, और उसके अंदर जो फील्ड इस्तेमाल आ रही है वो स्कोर आईडी आ रही है, और उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो द सिमिलर डायग्राम आई हैव पेस्टेड हियर। बताना मैं चाह रहा हूँ कि लॉजिकल स्कीमा ये एक पूरी डायग्राम है, जिसमें वो ये बता रहा है कि देखो ये हमारे टेबल हैं, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सब के सब टेबल्स हैं, एंड दीज टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये टेबल है, इस टेबल के अंदर नेम जो है वो फील्ड है। सही है? और थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, तो उसके नीचे अगर आपको ये छोटा सा स्ट्रिंग नजर आ रहा होगा, तो नाम के आगे, उसकी फील्ड के आगे उसकी डाटा टाइप भी बता रहे हैं। तो आपने यही पढ़ा ना? तो लॉजिकल स्कीमा ये बताता है कि हाउ द मल्टीपल टेबल्स, यानी एक आपको स्ट्रक्चर बताता है, एक व्यू देता है, स्ट्रक्चरल व्यू समझ लो, कि आपके पास किस तरह एक टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक करेगा। ठीक है? और दूसरी चीज, उसके अंदर किस तरह से फील्ड्स होंगी, जैसे ग्रेड नेम एक फील्ड है, और उस फील्ड के नीचे ही उसकी आपकी डाटा टाइप नजर आ रही है ग्रेड नेम के आगे, कि वो स्ट्रिंग है। तो डेटाबेस को बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर पे बनाने से पहले, क्रिएट करने से पहले, आप एक डायग्राम उसकी लेते हो जो उसका लॉजिकल स्कीमा डिफाइन करता है। अब बात आती है समझ में। तो ये सारे के सारे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 है, टेबल 4 है, टेबल 5 है, टेबल 6 है, टेबल 7 है, ये सब के सब आपस में एक दूसरे से लिंक और कनेक्ट हो रहे हैं। तो इनके दरमियान का रिलेशनशिप जो डिफाइन होता है वो लॉजिकल स्कीमा के जरिए ही पता चलता है। अब बात आ गई समझ में? तो आपने पढ़ लिया कि लॉजिकल स्कीमा आपको बताता है कि ओवरऑल डेटाबेस का डिजाइन होगा क्या, जिसमें कौन टेबल्स होंगे। आपने देखा ना, आपको पता चल रहा है कि टेबल्स क्या हैं, फील्ड्स क्या हैं, उनके रिलेशनशिप क्या हैं, और उनकी डाटा टाइप्स क्या है। क्या ये सब आपने देखा? फिर एक आपकी डेटाबेस जो है, डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर आपको दूसरी चीज क्या प्रोवाइड करता है? वो डाटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डाटा सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने से ये फर्क पड़ता है कि उस डेटाबेस को बनाने में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट उसमें ऐसा है कि आप ज़ाहिर डिफरेंट एंटिटीज मिलकर एक काम करती हैं, एक पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। तो उसमें किसको कितना एक्सेस देना है, मैनेजर के पास पूरी डेटाबेस का कंट्रोल है। ठीक है? जो टेबल का डिजाइन बनाने वाला है उसके पास नहीं है। तो यहाँ पे वो यही बात करता है
एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि जब बहुत सारी एंटिटीज मिलकर कोई सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि सबको एक्सेस नहीं दिया जाता। आप सबसे उनके इंडिविजुअल डाटा या इंडिविजुअल एफर्ट्स को लेके लिंक करते हो। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये होता है कि उस एंटिटी से जुड़े हुए लोग, यानी उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को बना जो में काम कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, उसमें से हर शख्स का एक्सेस मुख्तलिफ होता है। मैनेजर का एक्सेस अलग होता है, ठीक है। उसमें जो बैठा हुआ डीबी है जैसे कह दो उसको, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसका अलग होता है। ठीक है। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि सबको डेटाबेस में, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अलग अलग रोल प्रोवाइड होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी डेटाबेस के ऊपर कमांड हासिल होती है, कंट्रोल होता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ थोड़ा बहुत ही एक्सेस करता है, कि वो सिर्फ अपना पार्ट जो है उस डेटाबेस में बना सकते हैं, बाकी वो पूरी डेटाबेस के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। यानी आप कह लो कि आपके पास एक वो था, डेवलपर था, ठीक है। तो डेवलपर का काम ये था कि वो आपको डेटाबेस के टेबल्स बना के दे। तो डेवलपर को सिर्फ उतना ही एक्सेस मिलेगा कि वो आपको उसके टेबल बना के दे। फिर डीबीए एडमिनिस्ट्रेटर उन टेबल्स की लिंकिंग करता, और फिर उसके बाद मैनेजर जो है फिर उस सारे काम को ओवरसी करता, उसको देख लेता, उसका ओवरव्यू करता या उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल रखता। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, ऑरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, माई सीक्वल हो गया, तो वो हमें डाटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और हमें एक्सेस लेवल भी प्रोवाइड करता है। हमें उस सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि हम मैनेजर हैं, हम डीबीए हैं, हम डेवलपर हैं। उसी हिसाब से फिर वो हमें रोल असाइन करके हमारे सामने उतना ही इंटरफेस रखता है जितना हमें समझ आता। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? फिर उसके अलावा मेंटेनिंग data integrity by enforcing rules and constraints, that is, if the data is changed in one place it is updated in every other place। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है मुकम्मल। तो इस बात को मेक श्योर करना कि अगर आपने डेटाबेस में एक जगह कहीं चेंज किया है, आप एक स्कूल के लिए डेटाबेस बना रहे हो और वो डेटाबेस रिलेशनल भी है, रिलेशनल डेटाबेस है और वो डेटाबेस ऑनलाइन है, ठीक है। तो वो डेटाबेस में अगर आपके पास जो मेन ऑफिस है वहां से कोई चेंज करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जो इदारे के अंदर आपने डेटाबेस बनाई है उसके अंदर भी आना चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं डाटा इंटीग्रिटी, जो इंश्योर करती है कि इफ अ चेंज इज डन एट वन प्लेस देन इट्स इम्पैक्ट विल बी ऑन दी अदर प्लेस। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसी में डाटा इंटीग्रिटी ये भी बताता है कि अगर आपने कोई फॉरेन की डिक्लेयर की है कि यार ये मेरी फॉरेन की है, तो उस फॉरेन की के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी की भी मौजूद होनी चाहिए। ये भी आपका डीबीएमएस का काम होता है। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, सपोर्ट्स कंकरेंसी कंट्रोल। तो कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर एक डेटाबेस को बनाने में मल्टीपल लोग इस्तेमाल मल्टीपल लोग जो है इन्वॉल्व हैं, तो मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस एट द सेम टाइम विदाउट एरर। तो कंकरेंसी कंट्रोल में ये भी होता है कि अगर डेटाबेस बनाने के लिए 4 लोगों की टीम है, तो वो 4 लोग ना सिर्फ ऑफिस में उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने अगर अपने घर पे भी, अगर वो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहां से भी वो एक वक्त में उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर, सेम सॉफ्टवेयर सबके पीसी में होना चाहिए, और उसमें सबको अपना अपना एक आईडी मिल जाएगा जिसके अंदर वो अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डालकर एक्सेस कर सकते हैं। तो हर एंटिटी के लिए, हर रोल के लिए आईडी और पासवर्ड मुख्तलिफ होगा, और उस सॉफ्टवेयर का व्यू भी मुख्तलिफ होगा, और वो अपने अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से, अपने अपने गिवन कंट्रोल के हिसाब से उस डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये तमाम फीचर्स हैं जो एक डेटाबेस आपको देता है। इंश्योर डाटा इंडिपेंडेंस, सो चेंजेस टू स्टोरेज मेथड्स डू नॉट अफेक्ट हाउ डाटा इज यूज्ड। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि स्टोरेज मेथड का मतलब है कि आप उसको क्या ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, या फिर आप उसको कहीं फिजिकल स्टोरेज उसकी कर रहे हो। तो इन सारी चीजों की वजह से आपका डाटा इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन से फिजिकल पे जा रहे हो, फिजिकल से ऑफलाइन पे जा रहे हो, तो वो आसानी जो है ये चेंज करने दे। ठीक है। तो डाटा इंडिपेंडेंट हो, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। और आपका डीबीएमएस ही आपको बैकअप एंड रिकवरी देता है। जब आप डीबीएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो हर थोड़ी देर पे जो सेटिंग्स आपने की होती हैं उस हिसाब से वो वाला डाटा उठा के कहीं ना कहीं
किसी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज मीडिया पर डाल रहा होता है। तो डेटाबेस आपको बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी देता है। ये बात समझ में आती है? यहाँ तक बताओ, ये सब चीजें समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं। जी, अबीहा, अहमद, जागरो, सब, अलिशबा, बिलाल, फरहाना, हमजा, हुमायल, मरियम, सादिया, अनस और ताहा। ठीक है। तो अब क्या हो गया? वो कहता है कि इट एड्रेसेस द लिमिटेशंस ऑफ द फाइल बेस्ड सिस्टम। जो हमने ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम पुराने उनकी बात की थी, तो वो कहता है कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो इन सब चीजों को कैसे खत्म करता है। मैं अभी जो आपको बातें बता रहा हूँ, आई कैन ट्राई टू शो यू कि जो मैंने आपको डीबीएमएस के बारे में सारी बातें बताई हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो होता कैसा है, दिखता कौन कैसे। जैसे ओरेकल इंटरफेस की बात करूं, ओरेकल, तो ये बेसिकली मैं ये सब बातें कर रहा हूँ कि जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। हम इस सॉफ्टवेयर को जब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हमारे अकाउंट बना के देता है। ठीक है। देखो, ये इसका ओवरव्यू ऑफ द इंटरफेस है ये, ऐसे आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना? तो ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपके पास क्या क्या है, उसके अंदर आपके सर्च रिजल्ट्स, मैसेज सेंटर, एसेट्स, माय होस्ट के नाम से आपको डेटाबेस बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी, ये तो इसको आपका मैंने वो बता दिया कि इसकी एक, इस सॉफ्टवेयर की एक तस्वीर कैसे होती है। मजीद भी दिखा देता हूँ। देखो ये बता रहा है। ठीक है। ये सर्वर है, माय सर्वर 1, माय सर्वर 2, माय सर्वर 3। इसका मतलब है ये वो सर्वर है जहां पर डेटाबेस स्टोर हुई हुई है। और फिर वहां से उस डेटाबेस को कैसे निकाल के लेके आना है, कैसे लिंक करना है, वो सब का सब काम हमें ओरेकल की मदद से जो है वो होता है। डिड इट ऑर्गेनाइज दिस पार्टीशन? नहीं, इसका ये वाला काम नहीं होता, ये काम इसका नहीं होता। तो आप ये देखो, आपके सामने आ रहा है, ये एक इंटरफेस है, देखो ओरेकल का एक इंटरफेस है। इसमें एक डेटाबेस का टेबल बना हुआ है ऑल एम्प्लॉय के नाम से, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, एम्प्लॉय का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब। तो इस तरह से वो पूरे पूरे टेबल्स भी बनाता है। फिर आपको देखो क्यूरी का भी ऑप्शन थर्ड पे मिल रहा है, एक्शन एडिट क्यूरी, है ना? तो अभी आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्यूरी की भी सर्विस प्रोवाइड करता है, क्यूरी प्रोसेसर की। क्यूरी प्रोसेसर का मतलब ये है कि डेटाबेस में से जब रिकॉर्ड निकालना हो, तो वो रिकॉर्ड निकालने के लिए आप क्या सर्च कंडीशन डालोगे, तो वो क्यूरी प्रोसेसर के जरिए ये काम होता है। एक बात, फिर एक इंटरफेस भी होता है आपके सामने, इसका इंटरफेस भी नजर आ रहा है। तो ये चीज हो गई। तो ओरेकल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। फिर और दिखाऊं आपको, तो उसके अलावा भी मल्टीपल है ओरेकल के अलावा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये एक एसक्यूएल सर्वर डीबीएमएस है। उसमें आपको लेफ्ट साइड के ऊपर इसकी डेटाबेसेस भी नजर आएंगी। ठीक है। और अगर ट्री पे नीचे जाओ तो आपको टेबल भी नजर आ रहा है एसक्यूएल सर्वर में। तो ये भी इसी तरह काम करता है कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और उस इंटरफेस के जरिए आप यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। टेबल क्रिएट करके उसका फॉर्म जनरेट कर सकते हो, फॉर्म से डाटा टेबल में ले सकते हो, और टेबल से किसी भी डाटा को निकालने के लिए क्यूरी प्रोसेसर का इस्तेमाल करके वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा था, वो ये इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता रहा था कि ये सॉफ्टवेयर्स आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। वापस आते हैं जिस चीज की हम पर बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि जो फाइल बेस्ड सिस्टम्स थे, उनकी लिमिटेशंस थी, क्या थी? कि उसमें अगर ये था कि सेम डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स, कि अगर सेम डाटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर हो रहा है, तो वो आपकी स्पेस को वेस्ट कर रहा है। ऑन दी अदर साइड, जब आप डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे, तो अगर आप किसी सेम डाटा को दोबारा डालने की कोशिश करोगे, तो वो आपको बताएगा कि यार ये पहले से मौजूद है। और डीबीएमएस आपके डाटा को सेंट्रलाइज करता है, ताकि अगर आपकी डेटाबेस में एक जगह पे कहीं चेंज आया है, तो उसका इम्पैक्ट तमाम जगहों पर, वो डेटाबेस अगर मौजूद है कहीं, तो वहां पे आ जाए। तो मिसाल होती है ना कि एक स्कूल होता है, आपका भी स्कूल या कॉलेज होगा, जो एक से ज्यादा कैंपसेस रखता है ना? इसकी छोटी सी मिसाल मैं यही ले लेता हूँ। तो सेंट्रलाइज डाटा का मतलब ये है
कि चार ब्रांचेस हैं, चार ब्रांचेस के अलग अलग जगहों पे बच्चे हैं। अब उनकी जो फीस मैनेजमेंट है, यानी फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब, जिससे ये पता चलता है कि बैंक के अंदर अगर वाउचर के जरिए बच्चे ने फीस जमा करा दी है, तो अगर एक ऑनर है, तो ऑनर हर वक्त हर कैंपस में नहीं हो सकता। सपोज वो, लेट सपोज अभी कैंपस वन के अंदर है, तो वो कैंपस वन के अंदर ही बैठ के अपनी डेटाबेस के जरिए ये पता कर सकता है कि मेरी जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के कितने बच्चों की फीस अब तक आ गई है। उसको उसके लिए कैंपस टू की, कैंपस थ्री की, कैंपस फोर की डेटाबेस जाकर वहां इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो यही बैठे बैठे तमाम चीजें देख सकता है। जो सेंट्रलाइज डाटा का मतलब ये होता है कि चार कैंपसेस में अगर कोई नया बच्चा आया, एड स्टूडेंट, अगर नया बच्चा आज आया, तो वो किसी भी एक कैंपस में बैठा हो, वहां से बैठ के वो उस नए बच्चे की इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को जो चीज बचाती है, ठीक है, डीबीएमएस उस चीज को सॉल्व कर देता है। डाटा रिडंडेंसी, जिसका मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा अगर है, तो उसको आप सेंट्रलाइज डाटा के जरिए खत्म कर सकते हैं। अगली चीज, डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा में डिफर बट फाइल्स इफ वन इज अपडेटेड बट अदर्स आर नॉट। तो एक तो हमने बात की थी कि यहाँ तो डाटा डुप्लीकेशन थी, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन। बट इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आपके पास अपडेट हो गया है डाटा, ठीक है, एट वन प्लेस, तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पे भी जाना चाहिए। तो इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि अगर आप एटीएम मशीन से पैसा निकालते हो, ठीक है, तो अब मैं कहूं कि एक है मीजान बैंक और एक है अलाइड बैंक। आप जो कस्टमर हैं वो अलाइड बैंक है, आपका जो बैंक है वो अलाइड बैंक है। आप ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां अलाइड बैंक मौजूद नहीं है, आपको मीजान बैंक से ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ रही है। आप वन लिंक के जरिए ये वाला काम कर सकते हो। तो होगा ये कि अगर आपने मीजान बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन करके 25,000 रुपये निकलवाए, ठीक है, तो फौरन से ही अलाइड बैंक में आपके जो भी अमाउंट होगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा, उसमें से, बैलेंस कह लो या जो टोटल अमाउंट है आपका, उस अमाउंट में से साथ साथ 25,000 रुपये आपके डिडक्ट होके आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। इस चीज को कहते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। तो डीबीएमएस जो है वो डाटा इनकंसिस्टेंसी को खत्म करता है, कि a डीबीएमएस इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी बाय अपडेटिंग यूजिंग अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का मतलब ये है कि ये जो अलाइड बैंक है और मीजान बैंक है, ये दोनों जो कनेक्ट होते हैं, ये स्टेट बैंक की सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो स्टेट बैंक क्या करता है, स्टेट बैंक की अलाइड बैंक को लिंक करता है मीजान बैंक से। तो मीजान बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शन का जो भी इम्पैक्ट है वो स्टेट बैंक की डेटाबेस में आता है, और फिर उसी इम्पैक्ट को डेटाबेस को अलाइड बैंक की डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है। तो इससे हमारे पास डाटा इनकंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। जाग रहे हो, समझ में आ रहा है सब? फिर डाटा मैनेजमेंट में कहता है ईच एप्लीकेशन स्टोर्स एंड मैनेजेस इट्स ओन डाटा। ठीक है, तो वो कहता है कि जो भी आपके पास एप्लीकेशन है डीबीएमएस की, वो मैनेज करती है अपना ओन डाटा। तो आ डीबीएमएस प्रोवाइड डाटा डिक्शनरी दैट डिफाइंस ऑल द डाटा एलिमेंट अक्रॉस द सिस्टम। तो इसका मतलब होता है डाटा डिक्शनरी में हमें बताना पड़ता है कि हमारे पास टेबल कौन सा है, फील्ड कौन सी है, टेबल का नाम क्या है, और डेटाबेस डाटा टाइप्स कौन सा। यहाँ तक की बात समझ में आती है? फिर वो कहता है कि जब हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम पे बात कर रहे थे, तो उस वक्त डाटा को स्ट्रक्चर्ड करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर ने हमें डाटा मॉडलिंग टूल दिए, दैट इज ई आर डायग्राम्स। तो ये ई आर डायग्राम्स जो हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, हमें टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ ना, ई आर डायग्राम इन एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर में जो हमारी डाटाबेस स्टोर होती है ना, उस डेटाबेस के स्टोर होने के साथ साथ उसकी ईआर डायग्राम भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जरा देख लो, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, कैन यू सी दैट? ये मैंने लिखा ईआर डायग्राम इन एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में टेबल बने हुए हैं। जब हम उसकी ईआर डायग्राम के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमें वो जो टेबल्स बने हुए होंगे
उन बने हुए टेबल्स के रिलेशंस भी बता देगा, और उनके दरमियान इस्तेमाल होने वाली फील्ड्स भी बता देगा। तो ये चीज हमारी कहलाती है डाटा मॉडलिंग, जिसमें हम कह सकते हो ग्राफिकल तरीके से अपने टेबल का व्यू ले सकते हैं। बच्चों आ रही है बात समझ? लॉजिकल स्कीमा में हमने यही पढ़ा है कि लॉजिकल स्कीमा में अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फाइल बेस अप्रोच की, तो वहां पर हम देखते हैं द ओवरऑल लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। इसको देख लेते हैं कि ये क्या बताता है लॉजिकल स्कीमा में। ये शोज हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज। तो यहाँ जो शो का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो शो का मतलब ये होता है थ्रू विजुअल्स। तो आप देख सकते हो कि किस तरह डायग्राम के जरिए आपको पता चल जाता है कि किस तरह से डाटा ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है। डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी ये बताता है कि a DBMS uses constraints, that is primary key foreign key to enforce integrity। कैन इट बी कंपेयर टू फ्लो चार्ट? हाँ, कह सकते हो कि फ्लो चार्ट के अंदर भी हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है सूडो कोड की। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो वहां पर हमारे पास जैसे दिए गए हैं प्रोसेस बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो अमूमन इस अंदाज से होता है। ऐसे करके एक डब्बा बन जाता है, उस डब्बे में ऊपर टेबल मेंशन हो जाता है कि टेबल कौन सा है, और उसके बाद जो नीचे मेंशन हो जाता है उस टेबल की फील्ड्स मेंशन हो जाती है। तो ये चीज होती है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप लिखते हो टेबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पे जो टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती है वो मेंशन हो जाती है। तो ये हमारे पास लॉजिकल स्कीमा में नजर आ जाता है। अच्छा, डाटा इंटीग्रिटी में उसने ये बोला, इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है इंश्योर करना दैट द टेबल्स आर लिंक विद ईच अदर। इंटीग्रिटी का मतलब दैट दैट कांस्टेंट में टेबल आर लिंक विद ईच अदर। तो टेबल्स लिंक होते हैं किसके जरिए? प्राइमरी की के जरिए और फॉरेन की के जरिए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जब कोई डेटाबेस हम इस्तेमाल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो हमें यूजर अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। हम अलग अलग यूजर अकाउंट्स बना सकते हैं, हम उनके एक्सेस राइट्स बना सकते हैं, और उनको परमिशन दे सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। जैसे डेटाबेस जब बनाई गई, डेटाबेस के अंदर अगर वो है, कहते हैं, अच्छा आप लोगों ने देखा है, जो मैं आपको गूगल ड्राइव शेयर करता हूँ, तो गूगल ड्राइव शेयर करते हुए मेरे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? जब आप क्लिक करते हो तो आप एज अ व्यूअर उसको देख सकते हो। जो मेरे पास ऑप्शन आते हैं ना, वो ये आते हैं, व्यूअर आते हैं, एडिटर आता है, और कमेंटेटर आता है। ये तीन ऑप्शंस हैं। तो मैं अमूमन आपको व्यूअर ऑप्शन देता हूँ कि आप वीडियोस देख सकते हो। एडिटर का ऑप्शन अगर मैंने आपको दे दिया तो इसका मतलब है आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड, मतलब एडिट कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस कर सकते हो। और कमेंटेटर का मतलब होता है कि फिर आप उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हो। तो एक्सेस राइट हो गए ना, ठीक है। तो एक्सेस राइट से मुराद होता है कि एक डेटाबेस को बनाने के लिए जो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, हर एम्प्लॉय को पूरी पूरी डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता। ये बात आप समझ रहे हो? जैसे छोटी सी मिसाल है कि प्रिंसिपल के रूम में अमूमन टीचर्स का एक्सेस बड़ा आसान होता है, टीचर्स जा सकते हैं ना, और उससे ज्यादा बेहतर एक्सेस जो है वो उनका होता है, जो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह कहलाते हैं, ठीक है। बट स्कूल के ऑनर के रूम में एक क्लर्क जो है, क्या उसका एक्सेस आसान होता है? या मैं कह दूं जैनिटर सपोर्ट स्टाफ, क्या उसका एक्सेस आसान होता है? नहीं होता ना। एक्सेस राइट का मतलब होता है कि अगर कोई सपोर्ट स्टाफ है, तो सपोर्ट स्टाफ का जो हेड होगा ना, सपोर्ट स्टाफ हेड, वो उससे अपनी बात जाके करेगा, फिर वो हेड जाके आगे ऑनर से बात करेगा। तो एक्सेस राइट डिफाइंड होते हैं ना। तो डेटाबेस अगर आप बनाते हो तो उसमें यूजर अकाउंट का मतलब होता है उस डेटाबेस को बनाने में आपको कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। एक डिजाइनर होता है जो उस डेटाबेस का डिजाइन क्रिएट करता है। तो उसको पूरी डेटाबेस पे एक्सेस जरूरी नहीं है। उसका काम है कि सिर्फ वो उसको यूजर इंटरफेस बना के दे दे। फिर उसके अंदर आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि डेटाबेस को पूरा देखना। अच्छा, हमारा स्कूल बड़ा अच्छा था भाई। तो फिर तुम्हें एक काम करना चाहिए था, फिर तुम्हें वहां मेड बन जाना चाहिए था ताकि तुम्हें एक्सेस मिल जाता। सही है। तो यूजर अकाउंट्स, यू हैव बीन गिवन डिफरेंट यूजर अकाउंट्स। जब आप बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको अलग अलग यूजर अकाउंट्स मिलते हैं। एक्सेस राइट्स भी अलग होते हैं और उनकी परमिशंस भी अलग होती हैं।
और फिर अभी ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि बैकअप प्रोसीजर्स, कि जब एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर आपको ऑप्शन देता है बैकअप का। आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और आपके वन क्लिक के ऊपर जो पूरी डेटाबेस स्टोर हुई हुई होती है वो पूरी की पूरी आपका कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर रिमोट सर्वर से वो रिमोट तरीके से उस डाटा को कहीं और भेज सकता है। तो डीबीएमएस के अंदर ऑटोमेटिकली बैकअप का ऑप्शन होता है, रिकवरी टूल का इस्तेमाल भी, रिकवरी भी होती है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी ना हर डेटाबेस के अपडेट होने पे एक इमेज क्रिएट करता है। इमेज का मतलब होता है उसकी कॉपी, वो जो डाटा स्टोर में होता है। ताकि ऐसा है कि अगर फॉर एनी रीजन पावर फ्लक्चुएशन हो गई और आपकी डेटाबेस आपको नजर नहीं आ रही, कहीं चली गई, तो आप रिकवरी टूल का इस्तेमाल करते हुए वो जो इमेज बनती है, इमेज का मतलब बैकअप कॉपी, उसको आप वापस लेके आ सकते हो। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो डेटाबेस जब आप बनाते हो, जब अब आप डेटाबेस बनाने जा रहे हो, तो फिर आपके सामने एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे डेवलपर इंटरफेस। आप वो शख्स हो जो वो डेटाबेस बनाने जा रहे हो। तो डेवलपर इंटरफेस अलाउ डेवलपर टू राइट डेटाबेस क्यूरी। डेटाबेस क्यूरी याद है तुम्हें? हम लिखते थे ना कि क्रिएट, CREATE, क्रिएट डेटाबेस, और उसका नाम हमने दिया स्कूल। तो ये लिखेगा कौन? ये लिखेगा तुम्हारा, ये डेवलपर इंटरफेस में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आपने लेट सपोज दे दिया स्टूडेंट। हमने पढ़ा है ना अभी, देखो एक फायदा ये हो गया कि एसक्यूएल क्यूरी पढ़ने का फायदा हो गया कि अब तुम्हें ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि डेवलपर इंटरफेस में क्या होता है कि हमें वो जगह मिलती है जहां पर हमें एसक्यूएल क्यूरी लिखनी होती है। अब ये वाली बात समझ में आ गई? तो दिस इज मोर फ्लेक्सिबल देन क्यूरी बाय एग्जाम्पल टूल विच आर विजुअल एंड सिंप्लीफाइड। ठीक है? तो डेवलपर टूल इंटरफेस के अंदर आप आराम से बैठ के डेटाबेस जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो लिख सकते हो। फिर कहता है कि यूजिंग एसक्यूएल अलाउ द डेवलपर टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रिसाइज क्यूरीज। आपने देखा है हमने बहुत सारी क्यूरीज भी पीछे एग्जाम्पल की है ना। एग्जाम्पल कि भाई वो वाला बंदा उठा के ले आओ जिसका अकाउंट एक वो खुले हुए 1 साल हो गया। तो अब आपने एसक्यूएल पढ़ी हुई है तो अब आप बता सकते हो ना कि यहाँ पर क्या क्यूरी आपको लगानी पड़ेगी। ऐसा है या नहीं है? जैसे अगर आपके पास कस्टमर की अकाउंट ओपनिंग डेट का एक कॉलम है, ओपनिंग डेट, और वो आ रही है ओपनिंग डेट लेट सपोज 23 जनवरी 2025। ऐसे आपके पास डेटाबेस में ये डाटा डला हुआ होगा, 23/1/2025, ये डला होगा। अब आपको अगर जगात की कटौती करनी है, जगात काटनी है, तो अब आप क्या क्यूरी लगाओगे? वही क्यूरी लगाओगे ना कि सिलेक्ट करो तमाम कस्टमर्स जिनका अकाउंट ओपनिंग डेट ग्रेटर देन है, जिनको 1 साल हो गया। जैसे आज है 12 मार्च, तो 12 मार्च की जो डेट है वो ये है 12/3/2026। ऐसे ही होगा। तो 12/3/2026 से पहले 1 साल जो होगा वो होगा 12/3/2025। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो? तो अब वो यही कह रहे हैं ना कि एसक्यूएल के जरिए हम प्रिसाइज क्यूरी लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? याद है तुम्हें? सिलेक्ट कस्टमर नेम, सही है, कस्टमर का नाम लाओ फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम कस्टमर है। वेयर, वेयर ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट हमारे पास वो फील्ड है। तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर ओपनिंग डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12/3/2025। तो 12/3/2025 से लेकर या उससे ज्यादा ज्यादा तक अगर कुछ होगा तो वो कस्टमर का नाम उठा के ले आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कितने कस्टमर्स हैं जिनकी हमने ज़कात काटनी है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है ना? और अगर ये भी देखना चाहते हो कि उसका बैलेंस कितना है, तो कस्टमर नेम कॉमा और बैलेंस वाला भी कॉलम उठाना है तो वो उठा लो, तो वो उसका बैलेंस भी निकाल के लिए आएगा। फिर आप उसके ऊपर क्यूरी लगा के उसकी ज़कात काट सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो डेवलपर इंटरफेस
वो होता है जहां आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल की कमांड्स लिख सकते हो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सब जाग रहे हैं? रोजा तो नहीं लग रहा है किसी को? तो यहाँ देख लो, डेवलपर इंटरफेस की बात कर रहा था ना। तो देखो, एक डेवलपर के पास ये पूरा पूरा इंटरफेस होता है। एसक्यूएल का भी है, ओरेकल का भी है, देयर आर मल्टीपल दैट यू कैन सी। यहाँ देख लेते हैं ये क्या दिखाता है। ऐसे देखो, ये देख लो, ये डेवलपर इंटरफेस है। यहाँ आप लेफ्ट साइड से ये देखो, ये नजर आ रहा है, बुक, कस्टमर, एम्प्लॉय, पैटर्न्स, स्टोर्स एंड ट्रांजैक्शन। ये सब तुम्हारे टेबल है। टेबल लिखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, ऊपर जो है ना डेटाबेस का सिंबल है, और ये टेबल है। और इसका व्यू भी तुम्हें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तुम रन करके इसकी सारी, अभी हम अगली चीज पढ़ेंगे ना, क्यूरी प्रोसेसर। तो हम यहाँ पे क्यूरी प्रोसेसर भी देखेंगे कि डेटाबेस में देखो डाटा स्टोर है। एसक्यूएल डेवलपर की मेन विंडो ये रही। इसमें आप कॉलम, डाटा, इंडेक्सिंग, कंस्ट्रेंट्स जो हम बात कर रहे थे, सही है, डिपेंडेंसीज, वो सब चीजें यहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये डेवलपर इंटरफेस है। अगर मैं आपको डेवलपर इंटरफेस ओरेकल दिखाऊं, ये रहा, तो वो इस तरह से आ जाएगा ओरेकल का। ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर इंटरफेस, ये देखो नजर आ रहा है, ये वही चीज है आई थिंक, एसक्यूएल ओरेकल का। तो ये वही चीज है, तो ओरेकल में इस तरह से आपको मिल जाता है। फिर इसी में जो वो बात करेगा क्यूरी प्रोसेसर की। क्यूरी प्रोसेसर वो होता है जो आपकी डेटाबेस में से आपकी मर्जी का रिकॉर्ड लेके आता है। जो आपको चाहिए होता है वो लेके आता है। अब मैं अगर पता करना चाहूँ कि मेरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गर्ल्स हैं, ठीक है ना, तो वो ऑल गर्ल्स कैसे निकाल के देगा मेरी सर्च कंडीशन पे। तो ऑरिकल क्यूरी प्रोसेसर, या सिंपल अगर हम लिखें एसक्यूएल क्यूरी प्रोसेसर। तो क्यूरी प्रोसेसर का काम इस तरह से होता है, क्यूरी प्रोसेसर इंटरफेस। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेटाबेस तो लेफ्ट साइड पे बनी हुई है। उनमें से फिर किस तरह से क्या चीज लिख के हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम क्यूरी प्रोसेसर के जरिए काम कर सकते हैं। तो क्यूरी प्रोसेसर एट द बैक काम करता है, सामने इंटरफेस पे नहीं होता। बट वो बेसिकली पीछे काम कर रहा होता है, इस बात को इंश्योर करते हुए कि जैसे ही क्यूरी लिखी जाएगी वैसे ही वो उसी के हिसाब से रिजल्ट आके आपको दे देगा। तो कहता है कि क्यूरी प्रोसेसर क्या है। A query processor is responsible for handling and executing SQL queries। जो भी एसक्यूएल क्यूरी आप उसको देते हो, ये उसको हैंडल करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो इसके कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर वन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस की हमने बात की थी, जिसमें क्रिएट करना, ऑल्टर करना, ड्रॉप करना, ड्रॉप का मतलब डेटाबेस को खत्म करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो क्यूरी प्रोसेसर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसमें डीडीएल की इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब वन बाय वन उसको ट्रांसलेट करना। तो अगर आपने क्रिएट लिखा है तो क्रिएट का मतलब उसको पता चल जाएगा कि आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो। ऑल्टर लिखा है, इसका मतलब है डेटाबेस में तब्दीली करना चाह रहे हो। ड्रॉप लिखा है, इसका मतलब है डेटाबेस में से डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है। डीएमएल कंपाइलर होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमने पढ़ा था ना कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अलग होती है, उसमें सारी बातें क्रिएट करने की, ऑल्टर करने की, डिलीट करने की होती है। और डीएमएल मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन के अंदर होता है चेंज करने वाली। यानी एक चीज बन चुकी है, अब उसमें जो चेंजेस करने हैं उसके लिए हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आती है। तो उसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सब चीजें आती हैं। तो क्यूरी प्रोसेसर के अंदर इन तमाम कमांड्स की डेफिनेशंस होती हैं। इसी वजह से जो भी आपके पास क्यूरी चलती है फिर वो ट्रांसलेट होके आपको उसका रिजल्ट दे देती है। तो डीएमएल कंपाइलर कंपाइल करता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस और स्टेटमेंट्स को, जिसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट वगैरह आ जाती हैं, और फिर उसको वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल के अंदर, और क्यूरी जो है फिर वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आती है? फिर क्यूरी इवैल्यूएशन इंजन।
तो एग्जीक्यूट द कंपाइल इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने कंपाइल इंस्ट्रक्शन उसको दी है कि सिलेक्ट, जैसे आपने उसको बोला भाई सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर नेम, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर यानी कस्टमर के टेबल से सारा डाटा उठा के ले आओ, वेयर एज इज ग्रेटर देन 19, तो जो कस्टमर 19 साल से ज्यादा के हैं तो वो लेके आ जाएगा। तो वो यही कहता है कि एग्जीक्यूट्स द कंपाइल इंस्ट्रक्शन, तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है, इंस्ट्रक्शन क्या दी, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, नीचे लिख लेते हैं, फ्रॉम कस्टमर, तमाम कस्टमर उठा के ले आओ, वेयर एज इज इक्वल्स या ग्रेटर इक्वल्स टू 19। तो अब क्या होगा, ये जो क्यूरी दी गई है, तो इस क्यूरी को ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा, ठीक है, एंड रिट्रीव और मैनिपुलेट द एक्चुअल डाटा इन द डेटाबेस, और फिर उसी के हिसाब से कि उस डेटाबेस में, कस्टमर की डेटाबेस में जो 19 साल से ज्यादा के कस्टमर्स होंगे उनका डाटा उठा के ले आएगा। तो वो यही कहता है कि एग्जीक्यूट द कंपाइल इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेगा ताकि क्या कर सके, रिट्रीव कर सके वो इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस के टेबल में मौजूद। तो टुगेदर दीज कंपोनेंट मेक श्योर दैट एनी क्वेरी रिटन बाय डेवलपर, जो भी डेवलपर क्यूरी लिख रहा है, जो भी सर्च कंडीशन लिख रहा है, वो इंटरप्रेट हो, ऑप्टिमाइज हो और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाए इन अ लेस टाइम। यहाँ तक की बातें आई आपको समझ लो। तो ये हमारा 8.2 मुकम्मल हो गया। तो बताओ भाई, इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? ताहा, सुहेल, बिलाल, अबीहा, अलिशबा, फरहाना, हमजा, हुमाइल, अनस, ताहा, अहमद, जहांगीर, सबको आ रहा है समझ में? इसका एक रिकैप एक डॉक्यूमेंट से दे देता हूँ और फिर क्लास एंड करेंगे। तो 8.2 का पार्ट हो जाएगा, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह इसका पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे। एक आपको मैंने यहाँ पे DBMS 9618 के नाम से, टेक्स्ट नोट्स के नाम से एक फाइल रखी है, ठीक है, इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लेना। ये जो कुछ हमने पढ़ा उसकी समराइजेशन है कि अभी हमने यही पढ़ा है कि DBMS क्या है, DBMS एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ जल्दी से इसका रिकैप ले लेते हैं। तो भाई रिकैप में ये बताता है कि DBMS एक सॉफ्टवेयर है और इसका काम होता है कि ये क्रिएट करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है डेटाबेस पे एक्सेस। इफ सॉल्व प्रॉब्लम फाउंड इन द फाइल बेस्ड सिस्टम सच एज डाटा रिडंडेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी, तो जो हमें फाइल बेस्ड अप्रोच में प्रॉब्लम्स मिलती थी, ये उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कौन कौन सी DBMS के सॉफ्टवेयर हैं, मैंने आपको बताया था, माई एसक्यूएल, ओरेकल, MS एक्सेस और पोस्टग्री एसक्यूएल, ये तमाम वो सॉफ्टवेयर हैं जो DBMS के नाम है, ठीक है। तो डाटा मैनेजमेंट, अब उसमें कहता है कि इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि डाटा मैनेज करता है, जिसमें डाटा डिक्शनरी होती है, जैसे इंक्लूडिंग डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी से मुराद ये होता है, डाटा डिक्शनरी में क्या चीज होती है कि तुम्हारा कौन कौन सी फील्ड होंगी तुम्हारे डेटाबेस में, क्या टेबल होगा, क्या उसकी फील्ड होंगी, क्या उसकी डाटा टाइप होंगी, क्या उसका फील्ड साइज होगा, क्या उसमें कोई वैलिडेशन रूल्स होंगे कि वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उसमें हर टेबल के दरमियान रिलेशन। डाटा डिक्शनरी ये चीज अपने पास, डाटा डिक्शनरी में ये चीजें होती हैं, ठीक है। डाटा मॉडलिंग, डाटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि हाउ दैट डाटा विल लुक लाइक इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो डाटा मॉडलिंग के अंदर वो प्रोसेस होता है जो डिजाइन शो करता है कि डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, दिखेगा कैसे, ठीक है। तो दिखने के लिए फिर उसके रिलेशनशिप्स क्या होंगे, कौन से टेबल का रिलेशन किसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज डाटा मॉडलिंग है। लॉजिकल स्कीमा के अंदर हम उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये बताते हैं कि भाई इसकी टेबल फील्ड रिलेशनशिप प्राइमरी की और फॉरेन की क्या क्या होंगी। जैसे स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, ठीक है, और बाकी चीजें आपकी नेम एंड क्लास सिंपल फील्ड्स हैं। डाटा इंटीग्रिटी, इस बात को इंश्योर करना कि डाटा मुकम्मल हो, तो डाटा रिमेन्स एक्यूरेट रहे, कंसिस्टेंट रहे और रिलायबल रहे। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होगा कि हर रिकॉर्ड की अपनी एक प्राइमरी की होगी और वो फिर लिंक करेगी फॉरेन की किसी दूसरे टेबल में, ठीक है। तो कहता है कि इफ स्टूडेंट ID 101 एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट टेबल,
अगर एक स्टूडेंट की आईडी है स्टूडेंट टेबल की, तो आप उसका रिजल्ट जो है वो रेफरेंस कर सकते हो किसी दूसरे टेबल के अंदर भी, बाय यूजिंग स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन। डाटा सिक्योरिटी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आपको डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर सिर्फ ऑथराइज यूजर जो होते हैं उनको एक्सेस दिया जाता है कि वो डाटाबेस को मॉडिफाई कर सके। तो उसमें क्या होता है, यूजर ऑथेंटिकेशन होती है, यूजर अपना आईडी पासवर्ड डालता है, एक्सेस राइट होते हैं इंडिविजुअल के, और उसके अलावा नीचे अगर हम जाएं रेगुलर बैकअप्स भी हमें डाटा सिक्योरिटी में मिल जाता है। तो बैंक की डाटाबेस के अंदर कस्टमर में व्यू अकाउंट बैलेंसेस बट ओनली ऑथराइज्ड स्टाफ कैन अपडेट ट्रांजेक्शंस। आखिर सेकंड लास्ट, डेवलपर इंटरफेस। डेवलपर इंटरफेस वो जगह है जहां पर बैठकर आप एसक्यूएल की क्यूरी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैठ के डिजाइन एंड डेवलप कर सकते हो। तो उसमें आप डेटाबेस का टेबल क्रिएट करो, उसका फॉर्म क्रिएट करो, क्यूरी लिखो, या उसकी रिपोर्ट जनरेट करो, ये सारा का सारा आपका कहलाता है डेवलपर इंटरफेस। क्यूरी प्रोसेसर भी आपका एक फीचर होता है डीबीएमएस का, जिसके जरिए आप एसक्यूएल की क्यूरीज लिखते हो, और उन एसक्यूएल क्यूरी के परफॉर्म होने पे आपको उनके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। एसक्यूएल क्यूरी रिसीव करता है, उसका सिंटेक्स चेक करता है कि अगर कहीं कॉमा लगना था नहीं लगा तो आपको बता देगा एरर आ रहा है, कहीं पे ब्रैकेट ओपन हुआ था क्लोज नहीं हुआ तो बता देगा, और फिर उसी हिसाब से फिर डाटा को रिट्रीव भी करके देता है और आपके पास आखिर में रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। तो क्यूरी प्रोसेसर की एग्जांपल है कि सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, नाम या मार्क्स उठा के लेके आओ, नेम और मार्क्स उठा के लेके आओ रिजल्ट के टेबल से, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों का सारा नाम और मार्क्स उठा के लेके आ जाओ। बच्चों डीबीएमएस पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, बताना मुझे। समझ गए? तो अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस, डीबीएमएस के ये सारे फीचर्स हैं: डाटा डिक्शनरी, डाटा मॉडलिंग, लॉजिकल स्कीमा, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। और फिर जो सॉफ्टवेयर टूल के अंदर हमें यूटिलिटीज मिलती हैं, उसमें डेवलपर इंटरफेस और क्यूरी प्रोसेसर का क्या काम होता है, वो चीज़ भी हमने पढ़ ली। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल करेंगे, कल की क्लास में इसके पास पेपर की क्वेश्चन करेंगे, तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे हो सकता है। ये बात समझ में आती है? तो हमारे पास देखो जो बीच के चैप्टर्स बचे हैं, सिक्योरिटी का चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 5 बचा है, तो 5 6 हमारे पास बचा है, और 4 ये चैप्टर्स हमारे पास रह गए। तो ये मैं आपको, मतलब इसमें से 2 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो 1 गो में आप कर सकते हो, 2 2 घंटे में करके। तो वो इसके अंदर कुछ मैं इस वीक में और कुछ अगले वीक में करा के इंशाल्लाह इसको खत्म करूंगा। सही है? जो ज्यादा टाइम लेने वाले टॉपिक्स हैं या जिनका ज्यादा आता है, मैंने आपको एक याद हो दिखाया भी था कि डेटाबेस का चैप्टर 1 का चैप्टर मॉक्स कब है। मॉक तुम्हारा इस वाले पेपर का तो हम ले सकते हैं मार्च अप्रैल, अप्रैल 10 को। ठीक है, 12 मार्च आ रहा है ना, 3 हफ्ते बाद समझ लो। तो 3 हफ्ते बाद फिर हम मॉक जो है उसका कंडक्ट कर सकते हैं। 2 हफ्ते में तकरीबन तुम्हारा सिलेबस मुकम्मल करके 2 से ढाई हफ्ते में तो फिर हम इसका मॉक कंडक्ट कर लें। यहाँ तक समझ में आती है? ये P1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है P2 साथ साथ चलेगा, तो P2 का मॉक उसके तकरीबन 10 से 15 दिन बाद। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लिव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। व्हेन विल बी मॉक? मैंने बताया ना मॉक है, तुम समझ लो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल के आसपास। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।